Sri Dhirubhai Ambani represented a strong mind which propagated that having a small aim is a crime. He started Reliance with 1,000 rupees and proved that an ordinary Indian can create a world-class enterprise in his lifetime. ये लड़का जो पकोड़े की दुकान चला रहा है, क्या लगता है कि ये मेहनत करके आखिर कितना अमीर बन सकता है। शायद ये आगे चलकर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल ले, या हो सकता है कि पैसे कमाकर एक बड़ा 2 मंजिला मकान बना ले। इससे ज़्यादा क्या ही कर लेगा ये लड़का, है ना। शायद आप भी यही सोचते होंगे, लेकिन दोस्तों ये वही लड़का है जो आगे चलकर पूरे भारत का सबसे अमीर आदमी बना, और नाम है धीरू भाई अंबानी। तो आखिर कैसे एक पकोड़े बेचने वाले इस गरीब लड़के ने 75,000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी बनाई। आज इस वीडियो में हम इन डेप्थ स्टोरी जानने वाले हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैं 100% दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर यह आपकी लाइफ में ज़रूर बदलाव ला कर देगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 से, जब गुजरात के चोरवा गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में धीरज लाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ। और यही साधारण सा दिखने वाला लड़का आगे चलकर धीरू भाई अंबानी के नाम से फेमस हुआ। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी गांव के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। और कुछ इसी तरह से जब धीरू भाई अंबानी 5 साल के हुए, तब उनका एडमिशन बहादुर खान जी स्कूल में करा दिया गया। हालांकि धीरू भाई अंबानी को पढ़ाई लिखाई से कोई खास लगाव नहीं था, फिर भी पिता के डर से ना चाहते हुए भी उन्हें स्कूल जाना पड़ता था। अब क्योंकि हीराचंद जी के कुल 5 बच्चे थे, और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे उन्हें स्कूल की सैलरी से घर चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। इसी गरीबी और तंग हाली से ही परेशान होकर एक दिन धीरू भाई अंबानी ने फैसला किया कि अब वो पढ़ाई छोड़कर कोई ऐसा काम करेंगे जिससे वो पैसे कमा सके। वैसे तो बेटे के इस फैसले से हीराचंद काफ़ी नाराज हुए और उन्हें वापस स्कूल भेजने की कोशिश में लग गए, लेकिन धीरू भाई अंबानी की जिद के सामने उन्होंने भी हार मान ली। अब दोस्तों यार, धीरू भाई काम तो करना चाहते थे, लेकिन आखिर करे क्या, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। और इस तरह से काम की तलाश में वो इधर उधर घूम रहे थे। और फिर इसी टाइम पर वो अपने गांव में एक मंदिर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अक्सर सुनसान रहने वाले मंदिर में आज बहुत भीड़ लगी हुई है। जब पता किया तो मालूम पड़ा कि ये भीड़ हर साल फरवरी के महीने में किसी प्राचीन मान्यता की वजह से लगती है। वो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखकर धीरू भाई अंबानी ने सोचा कि इन लोगों को खड़े खड़े भूख तो लगती ही होगी, क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ पकोड़े बेचे जाएं। और दोस्तों, अभी तक धीरू भाई अंबानी को उनके पिता की तरफ से जो भी थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिलती थी वो उसे गुल्लक में जमा कर लेते थे, लेकिन अब उस गुल्लक को तोड़ने का समय आ चुका था। उन्होंने बिना किसी देरी के गुल्लक तोड़कर पैसे निकाले, उसे ठेला खरीदा, मंदिर के पास ही पकोड़े बेचने लगे। अब दोस्तों, इस धंधे से उन्हें शुरुआत में तो बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद जब श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लगी तो फिर उनकी आमदनी भी लगभग ना के बराबर हो गई थी। ऐसे में उन्हें लगा कि अब यहाँ पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, इसीलिए उन्होंने अपना ठेला बेच दिया और सारे पैसों को बैंक में जमा कर दिया। आगे चलकर वो फिर से किसी काम की तलाश में लग गए, और फिर उस दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग यमन में काम करने के लिए जा रहे हैं, और आज से पहले जो भी वहाँ गया है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेटर हो गई थी। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? इसका जवाब ढूंढने पर धीरू भाई अंबानी को पता लगा कि यमन में इंडिया से कई गुना ज़्यादा पैसा बनता है। इसीलिए धीरू भाई अंबानी 1950 के दौरान महज 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाई रमनीक लाल के पास यमन चले गए। वहां पहुंचने के बाद रमनीक लाल ने धीरू भाई अंबानी को एक पेट्रोल पंप पर काम दिला दिया, और यहाँ काम करते हुए उनकी सैलरी 300 रुपये हर महीने की थी। अब दोस्तों, इस पेट्रोल पंप पर काम करते टाइम धीरू भाई अंबानी लोगों को कई अलग अलग प्रमोशनल मेथड से एनकरेज करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का पेट्रोल डलवाएं।
अब उनके ऐसा करने की वजह से पेट्रोल पंप का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उनके काम से खुश होकर उन्हें पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया। अब क्योंकि प्रमोशन होने की वजह से पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद भी धीरूभाई अंबानी के पास काफ़ी टाइम बच जाता था, तो उन्होंने सोचा कि वो इस खाली टाइम में कोई जॉब करें। अब जब उन्होंने जॉब ढूंढी तो उन्होंने सोचा कि वो एक जगह पर क्लर्क के तौर पर काम करेंगे। अब दोस्तों, हम इंडियन दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, पर अपनी चाय की आदत को नहीं बदल सकते और धीरूभाई अंबानी को भी चाय पीना बहुत पसंद था। अब वैसे तो इसके लिए उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो रोड साइड पर 10 पैसे की चाय पिएं या फिर किसी 5 स्टार होटल में 1 रुपए की। लेकिन यहाँ पर धीरूभाई ने 1 रुपए वाली चाय को चुना, ताकि वो चाय की चुस्कियाँ लेते लेते आसपास के अमीर लोगों की बातों को सुनकर ये जान सके कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं जो वो इतने अमीर हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो चाय पी रहे थे, तभी उन्होंने अपनी बगल वाली सीट पर बैठे 2 लोगों की बात सुनी, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को बता रहा था कि क्या तुम्हें पता है, हमारे यमन में जो चांदी के रियाल के सिक्के चलते हैं ना, उनमें लगी चांदी की कीमत इस रियाल से भी ज़्यादा है। यानी कि 100 रुपए के रियाल में 110 रुपए की चांदी है। अगर कोई इसे पिघला कर निकाल ले तो फिर उसके पास पैसा ही पैसा होगा। अब वैसे तो ये अमीर लोग इस बात को बस मजाक मजाक में कर रहे थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने इसे सीरियसली ले लिया। उन्होंने एक मशीन खरीदी और फिर लाखों की संख्या में सिक्कों को पिघलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे धीरूभाई का ये काम आगे बढ़ा, मार्केट में सिक्कों की कमी होने लगी और गवर्नमेंट भी इस बात से परेशान थी कि आखिर ये सिक्के जा कहाँ रहे हैं। और दोस्तों, जब गवर्नमेंट ने इस बात की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, तब धीरूभाई अंबानी का नाम सामने आया। हालांकि जब तक पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंची, धीरूभाई अंबानी सारे पैसे इकट्ठा करके वहां से इंडिया में चल चुके थे। ये साल था 1958 का, जब धीरूभाई वापस अपने घर पहुंचे और जब उनके पिता ने ये सुना कि वो नौकरी छोड़कर आए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। रिश्तेदारों ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, यमन से वापस आकर कुछ समय गांव में बिताने के बाद उन्होंने कोकिला बहन से शादी कर ली और फिर उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुंबई चले गए। 1958 में ही उन्होंने 50,000 की पूंजी के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से ऑफिस खोला और मसालों का व्यापार करने लगे। कुछ समय के बाद उन्हें पता चला कि मसालों की बजाय अगर सूद का व्यापार किया जाए तो उसमें ज़्यादा फायदा है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इस व्यापार के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने कज़न चंपक लाल दमानी के साथ व्यापार करने की सोची, जो पहले उनके साथ यमन में रहते थे। लेकिन जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए ट्राई की तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर व्यापारियों ने एक यूनियन बना रखा है और वो सब मिलकर किसी भी नए व्यापारी को इसमें एंट्री नहीं करने देते, और अगर किसी को एंटर करना भी है तो उसे पहले यूनियन के लीडर से परमिशन लेनी पड़ती है। इस तरह एक नई फील्ड में उतरना धीरूभाई अंबानी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था। हालांकि काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद उन्हें ये परमिशन तो मिल गई, लेकिन इसके बाद उन्हें पता चला कि वो जिन फैक्ट्री से सूद खरीद रहे थे उन्होंने भी एक यूनियन बना रखा है, और जिन्हें फाइनल प्रोडक्ट्स बेचा जाता है उनका भी एक अलग यूनियन है। इस तरह से ये सभी मिलकर इन बीच के ही व्यापारियों को लूट रहे थे, क्योंकि एक तो फैक्ट्री वाले सूत महंगे में सेल कर रहे थे और दूसरी तरफ खरीदार उसे सस्ते में ले रहे थे। बीच में नुकसान हो रहा था धीरूभाई और उनके जैसे कई व्यापारियों का। ये सब देखने के बाद धीरूभाई अंबानी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और अपने यूनियन के सभी मेंबर्स को इकट्ठा करके ये डिसाइड किया कि हम सब फैक्ट्री में सस्ते में माल उठाएंगे और महंगे में बेचेंगे, ताकि हमें भी अपने हक का पूरा प्रॉफिट मिल सके। हालांकि ऐसा करने पर मुंबई के कई बड़े व्यापारी नाराज हो गए और इसीलिए उन्होंने एक IAS ऑफिसर को पैसे खिलाकर उस जगह पर ताला लगवा दिया जहां पर खरीदारी के लिए बोली लगाई जाती थी। लेकिन दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का दिमाग भी किसी से कम थोड़ी ना था। उन्होंने जब गोदाम में ताला लगा देखा तो अपना विरोध जताने के लिए यूनियन के मेंबर्स के साथ मिलके अपना सारा माल उसी IAS ऑफिसर के घर के सामने रखवा दिया। अब कुछ ही घंटों में उस IAS ऑफिसर के घर पर बड़े ऑफिशियल्स आने वाले थे, और अगर वो घर के सामने इतना सामान बिखरा हुआ देखते तो फिर उन्हें IAS की हरकतों का पता लग जाता। इसी वजह से उन्होंने नौकरी को बचाने के लिए कुछ ही मिनटों के अंदर उस IAS ऑफिसर ने ताला खुलवा दिया
और धीरू भाई समेत उन सभी व्यापारियों को कारोबार फिर से चल पड़ा। अब दोस्तों इसके कुछ साल के बाद तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर चंपक लाल दमानी और धीरू भाई अंबानी के बीच में डिस्प्यूट होने लगी। असल में दोनों का बिजनेस माइंडसेट बहुत ज़्यादा अलग अलग था। इसीलिए 1965 में चंपक लाल दमानी ने पार्टनरशिप ख़त्म करने की सोची और फिर दोनों अलग हो गए। 1966 में धीरू भाई अंबानी ने गुजरात के नरोदा में टेक्सटाइल मिल शुरू की और फिर यहाँ से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी दौरान सरकार रिप्लेसमेंट लाइसेंस लेकर आई, जिसके तहत व्यापारी बाहर के देशों से सस्ते फाइबर मंगा सकते हैं, लेकिन शर्त ये थी कि उसे कुछ नया बनाकर वापस से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना होगा। यहाँ पर धीरू भाई अंबानी ने चालाकी दिखाते हुए अपनी सारी सेविंग से विदेशी फैब्रिक खरीद लिया और फिर उससे तरह तरह के आउटफिट जैसे कि टी शर्ट, शॉल और शर्ट्स बनाने लगे। इस नए कारोबार के लिए ब्रांड नेम रखा गया था विमल, जो कि उनके बड़े भाई रमनीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। अब मशीनें लग चुकी थी, कपड़ों का प्रोडक्शन भी भारी मात्रा में कर लिया गया था, लेकिन उसे बाजार में उतरने से रोकने के लिए दूसरे टेक्सटाइल मालिकों ने एक चाल चली। एक्चुअली उन्होंने अपने सभी रिटेलर से ये कह दिया था कि अगर धीरू भाई अंबानी ने आपसे माल खरीदा तो फिर वो उन्हें आगे से माल नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों दूसरे टेक्सटाइल मालिकों की ये साजिश भी धीरू भाई अंबानी को रोक नहीं सकी। धीरू भाई पूरे देश में घूमे और रिटेलर्स को ये भरोसा दिलाया कि वो माल उन्हीं से खरीदे। उन्होंने सभी रिटेलर से ये वादा किया कि अगर नुकसान होगा तो उनके पास आना और अगर मुनाफा होगा तो अपने पास रख लेना। धीरू भाई की ये बात थोक व्यापारियों को भी भा गई और उन्होंने उनसे जमकर कपड़ों की खरीदारी की। अब क्योंकि पॉलिस्टर की क्वालिटी मार्केट में मौजूद बाकी ब्रांड्स के मुकाबले बहुत ही बढ़िया थी, इसीलिए विमल के कपड़ों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और दोस्तों एक मौका तो ऐसा भी आया जब एक ही दिन में देश भर में विमल के शोरूम का उद्घाटन किया गया और विमल उस जमाने का नंबर 1 पॉलिएस्टर ब्रांड बन गया। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की टीम ने जब धीरू भाई अंबानी के नरोदा स्थित कपड़ा मिल का इंस्पेक्शन किया तो फिर उन्होंने इसे इंडिया का बेस्ट टेक्सटाइल मिल कहा। साथ ही यहाँ पर बने हुए कपड़े डेवलप्ड कंट्री के स्टैंडर्ड्स पर भी एक्सीलेंट साबित हुए। लेकिन दोस्तों ये सफ़र धीरू भाई अंबानी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब इनके कॉम्पिटिटर्स को ये पता चला कि धीरू भाई अंबानी रिप्लेनिशमेंट का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तब उन्होंने धीरू भाई अंबानी पर केस कर दिया। इसके बाद से धीरू भाई अंबानी ने ये सफाई दी कि शर्तों में ये कहा लिखा गया है कि बाहर के देशों से माल मंगाकर 100% प्रोडक्ट को ही एक्सपोर्ट कर देना है। असल में धीरू भाई अंबानी विदेशी फैब्रिक से बनाए गए कपड़ों में से कुछ हिस्सा फॉरेन मार्केट के लिए रवाना कर देते थे और फिर बाकी का डोमेस्टिक के लिए रख लेते थे। और दोस्तों उनकी स्ट्रेटजी से उनके बिजनेस को काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ था। साथ ही विमल देश सहित विदेश में भी अपनी अच्छी पहचान बनाने में कामयाब हो गया। इस एरिया को मिली सफलता के बाद धीरू भाई अंबानी ने धीरे धीरे कई और भी दूसरे सेक्टर्स में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। 8 मई 1973 को रिलायंस का नाम रिलायंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन से बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर दिया गया और 1976-77 के बीच इसका एनुअल टर्नओवर 70 करोड़ तक हो गया था। अब दोस्तों आया 1978, जब धीरू भाई अंबानी ने आज़ाद भारत का पहला IPO लेने का विचार किया और फिर अपनी कंपनी को बॉम्बे और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया। 10 रुपये शेयर प्राइस पर 2.8 मिलियन इक्विटी शेयर्स का IPO पेश किया गया, जिस पर इन्वेस्टर्स ने जमकर भरोसा जताया और 58,000 इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया था। इस स्टॉक से लोगों ने भरपूर प्रॉफिट कमाया और ये इतना पॉपुलर हो गया था कि जब 1986 में कंपनी की एनुअल शेयर होल्डिंग मीटिंग हुई तो फिर उस टाइम पर उसमें 30,000 शेयर होल्डर्स शामिल हुए, जो कि इंडियन कॉरपोरेट हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन गया था। कमाल की बात तो ये थी कि उस टाइम पर बॉम्बे में एक भी ऐसा हॉल नहीं था जो कि इतने लोगों की कैपेसिटी को होल्ड कर सके। इसी वजह से इस मीटिंग को एक मैदान में ऑर्गेनाइज किया था। 1980 में धीरू भाई अंबानी ने महाराष्ट्र के पाताल गंगा में पॉलिएस्टर फाइबर धागे का कारखाना खोला
और काफ़ी कोशिशों के बाद तेल के उत्पादन के लिए भी सरकार से लाइसेंस हासिल कर ली। इस तरह से एक टाइम पर पेट्रोल पंप में काम करने वाले धीरूभाई अंबानी की आज खुद की ऑयल प्रोडक्शन कंपनी हो गई थी। इसके बाद आया 16 फरवरी 1986, जब धीरूभाई अंबानी को पहला हार्ट अटैक आया। एक्चुअली उन्होंने अपने बेटे मुकेश अंबानी को बताया कि उनकी पीठ में काफ़ी तेज़ी से दर्द हो रहा है और इससे पहले कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए वो अनकॉन्शियस हो गए। अब जब मुकेश अंबानी उन्हें लेकर अफरा तफरी में हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि अगले 42 घंटे इनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। लेकिन दोस्तों, इतनी सीरियस हालात होने के बावजूद होश आते ही उन्होंने अपने बेटे को देखते हुए कहा, तुम परेशान मत होना बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस अटैक के बाद धीरूभाई अंबानी का एक हाथ पैरालाइज हो गया था, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने डिसाइड किया कि ये उनकी कमजोरी नहीं बनेगा। इसीलिए लगातार 3 महीनों तक उन्होंने खूब एक्सरसाइज की, डाइट पर पूरा ध्यान दिया और लाइफस्टाइल में बदलाव किया। इसका असर ये हुआ कि धीरूभाई अंबानी का हाथ पहले से काफ़ी ठीक हो गया। अब दोस्तों, आगे चलकर धीरूभाई अंबानी एक ऐसे गोल्डन एरा में एंटर हुए जब इनके बिजनेसेस कई सारे सेक्टर्स में तेजी से एक्सपेंड होने लगे। एक्चुअली 1992 में धीरूभाई अंबानी ने वो करके दिखाया जो कि उस समय की बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज ने सपने में भी नहीं सोचा था। असल में इस साल कंपनी ने ग्लोबल मार्केट से भी फंड जुटाना शुरू कर दिया और ऐसा करने वाली रिलायंस पहली कंपनी बन गई थी। 1995-96 में धीरूभाई अंबानी ने 9X USA के साथ मिलकर अपनी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को भारत में शुरुआत की। इसके बाद से 1998 से 2000 के दौरान धीरूभाई अंबानी ने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स को गुजरात के जामनगर में ओपन किया। और दोस्तों, इस टाइम तक धीरूभाई अंबानी का इतना बड़ा नाम हो गया था कि उन्हें देश सहित विदेश में भी पॉपुलैरिटी मिलने लगी। ये पॉपुलैरिटी तब और भी इंक्रीज हो गई जब साल 1996, 1998 और 2000 यानी कि 3 साल उन्हें एशिया वीक मैगजीन में पावर 50 मोस्ट पॉपुलर पीपल इन एशिया की लिस्ट में शामिल किया गया था। ये इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात थी और इससे भारत के पोटेंशियल के बारे में बाकी के देशों को भी अंदाजा होने लगा। इतना ही नहीं, 15 जून 1998 को धीरूभाई अंबानी पहले इंडियन बने जिन्हें बेहतरीन लीडरशिप के लिए द वॉटन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की तरफ से नवाजा गया था। इसके अलावा 1999 में धीरूभाई अंबानी को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और 2001 में द इकोनॉमिक टाइम्स में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया। और दोस्तों, कहते हैं कि ये सब अवार्ड और सम्मान भले ही सिर्फ धीरूभाई अंबानी को मिले, लेकिन उनकी सफलता के पीछे उनकी वाइफ कोकिला बहन का भी पूरा हाथ था। एक्चुअली जब धीरूभाई अंबानी मुंबई शिफ्ट हो गए थे तब उन्होंने कोकिला बहन को इंग्लिश सीखने के लिए कहा था ताकि व्यापार में वो भी उनकी मदद कर सके। इसके अलावा धीरूभाई अंबानी जब भी कोई नया काम शुरू करने जाते थे तो फिर उस पर कोकिला बहन का विचार जरूर मांगते थे। और दोस्तों, इसी तरह के सपोर्ट और मेहनत का ही नतीजा है कि मसाले और पॉलिएस्टर बेचने से शुरुआत करने वाले धीरूभाई अंबानी साल 2000 तक देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो चुके थे। उन्होंने 350 स्क्वायर फीट के कमरे से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और फिर देखते ही देखते रिलायंस दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में गिनी जाने लगी। कहा जाता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अंबानी बेहद डिसिप्लिन लाइफ जीते थे। उन्होंने अपने काम करने के घंटे भी तय कर रखे थे और कभी भी 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करते थे। लेकिन पहले हार्ट अटैक के बाद से उनकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी, जिसके चलते उन्हें हर थोड़े दिन में ही हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, फिर आया 24 जून 2002। ये वो दिन था जब धीरूभाई अंबानी को फिर से एक डेडली स्ट्रोक आया और उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। यहाँ पर डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन लगातार ट्रीटमेंट के बाद भी उनकी हालात में कोई सुधार देखने को नहीं मिला और इसी वजह से आखिरकार 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।
और अरबों का साम्राज्य अपने बेटों के लिए छोड़ गए। जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी उस समय कंपनी का टर्नओवर 75,000 करोड़ हो गया था और ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में भी उन्होंने अपनी जगह बना ली थी। कमाल की बात तो ये है कि इतनी दौलत और शोहरत हासिल करने के बाद भी उन्होंने एक बहुत ही साधारण जीवन जिया और अपनी रूट्स को कभी नहीं भूला। एक मामूली से पकोड़े बेचने वाले के लिए ज़ीरो से शुरुआत करके कई पीढ़ियों तक चलने वाले एक साम्राज्य खड़ा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने ये काम करके दिखाया।